वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो सभी? क्या अभी तक हम लोग जोन मार्किंग जोन मार्किंग के अंदर एक्सेप्शनल मार्किंग, एक जोन को मार्क कैसे करेंगे, चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो सब चीजें सीख चुके हैं। देखिए, जोन तो मार्क हमने कर लिया, लेकिन जोन मार्क करने के बाद उस जोन को प्ले करें या ना करें, उसके लिए भी तो कुछ पैरामीटर होंगे ना। और उन्हीं पैरामीटर को समझने के लिए कैंडल को इन डेप्थ समझेंगे। तो उसके लिए कुछ एक सेटअप है या कुछ एक रूल बोल सकते हैं। उन रूल्स को समझेंगे पहले, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी जोन के अंदर क्वालिटी है या नहीं है। जैसे अभी आपके सामने चार्ट जो खुला है, अगर इस पे मैं कोई जोन मार्क करता हूँ, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा पिछला। जोन मार्क करने का क्या रूल था? करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। जैसे अभी लाइव मार्केट में अगर ये कैंडल चल रही है तो इसका करंट प्राइस क्या मान सकते हैं? यही होगा। करंट मार्केट प्राइस पे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी। अब देखिए, इसमें सप्लाई जोन देख रहे हैं, तो सप्लाई जोन के लिए क्या रूल था? लुक लेफ्ट एंड अप फॉर अ एक्सप्लोजिव डाउन मूव। तो एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, और रेफरेंस लाइन के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव। तो देखिए, इस कैंडल तक यहाँ तक देख चुके हैं, अभी तक तो कोई लेग आउट कैंडल नहीं है रेड डाउन मूव। यहाँ यहाँ देखें तो बेस कैंडल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा हमें, यहाँ तक देख चुके। इसके बाद यहाँ तक, और इसके बाद अगर लेफ्ट साइड देखते हैं तो हमें एक ये एक्साइटिंग कैंडल नजर आ रही है। तो अभी जोन मार्क करने के लिए हम तीनों कंपोनेंट देखेंगे अपने। वो क्या है? एक जोन को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम एक लेग इन, एक लेग आउट और एक बेस कैंडल हमें चाहिए। और देखिए, ये मल्टीपल भी हो सकती हैं। लेग इन, बेस और लेग आउट मल्टीपल हो सकते हैं किसी भी जोन को मार्क करने के लिए। तो यहाँ पर हमें बेस कैंडल भी मिल रही है, लेग इन कैंडल भी है, और ये हमारी लेग आउट कैंडल भी है। तो सप्लाई जोन के केस में रूल था, जोन को मार्क करने के लिए हमारे पास जितनी भी बेस कैंडल है, उन सभी बेस कैंडल में लोअर बॉडी जिस कैंडल की होगी, लोवेस्ट बॉडी यानी कि उस पे हम लोग प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे अपनी। तो यहाँ पर एक ही कैंडल है हमारे पास बेस, और उसकी ये रही लोअर बॉडी, यहाँ पर हम लोग प्रोक्सिमल लाइन प्लॉट कर देंगे। तो हम लोग पीएल नाम दे देते हैं प्रोक्सिमल लाइन। और डिस्टल लाइन कहाँ होगी? सभी बेस कैंडल में हाईएस्ट पॉइंट जो होगा, या हाईएस्ट जो विक होगी सभी बेस कैंडल में। तो एक ही बेस कैंडल हमारे पास, इसकी हाईएस्ट विक होगी, ये हो गई हमारी डिस्टल लाइन। तो ये सप्लाई जोन मार्क हो गया हमारा। अब देखिए, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही बेस कैंडल मिले, हो सकता है ना मल्टीपल बेस कैंडल हो। जैसे इससे पहले ये जो हमने लेग इन कंसीडर की है, अगर इस जोन को भी समझे ये स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर इसको मैं लेग आउट मानता हूँ, ये कैंडल बेस कैंडल की रेंज से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाई है, भले ही एक्साइटिंग कैंडल हो, तो भी इसको हम बेस कंसीडर करते हुए इस जोन के अंदर तीन बेस कैंडल मान के ये ग्रीन कैंडल लेगिंग कैंडल का रोल प्ले करेगी। तो हमारे पास जोन हुआ रैली, बेस, 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 ड्रॉप। तो आरबीडी पैटर्न हो गया, रैली, बेस, ड्रॉप। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तीन बेस कैंडल है, तो हो सकता है ना कि बेस कैंडल तीन से भी ज्यादा हो, ये पॉसिबिलिटी है। वो तो चार्ट पे हमें जो पिक्चर होगी उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो देखिए, चार्ट पे हमें पिक्चर कुछ भी मिल सकती है। तो अब इस से हमें ये आइडिया लगाना कि हमें जोन प्ले कौन सा करना है, ये नीचे वाला जोन प्ले करें या ऊपर वाला जोन प्ले करें। तो उसी के लिए हम अभी कुछ नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके भी आप पे हम लोग जज करेंगे कि कौन सा जोन अच्छा है, कौन सा जोन अच्छा नहीं है। अभी तक हमारे पास एक जोन की क्वालिटी के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जोन की क्वालिटी एक ही पैरामीटर है कि हमारे पास जो लेग आउट कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक्सप्लोजिव होनी चाहिए और मल्टीपल होनी चाहिए। वो तो हमारा पहला पैरामीटर है। आज की क्लास में हम लोग दूसरा पैरामीटर समझेंगे कि जोन की क्वालिटी आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरा पैरामीटर क्या होना चाहिए। उसके भी आप पे हम जज करेंगे कि कौन सा जोन प्ले करें और कौन सा नहीं करें। देखिए, इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर हैं कि जोन हमें प्ले करना है नहीं करना है। अभी ये स्टार्टिंग है, हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट को क्लब करेंगे। तो आज सेकंड पैरामीटर है, अगर किसी जोन के अंदर मल्टीपल बेस कैंडल है तो उस जोन की क्वालिटी कैसी होगी। अब उसको समझते हैं, उसके लिए पेंट पे चलते हैं।
अब देखिए मल्टीपल बेस, मल्टीपल लैग इन और मल्टीपल लैग आउट से मेरा ये मतलब है कि जोन के अंदर हो सकता है मल्टीपल बेस कैंडल हो, मल्टीपल लैग आउट हो, मल्टीपल लैग इन हो। तो अगर किसी जोन के अंदर बेस कैंडल ज्यादा है और किसी जोन के अंदर बेस कैंडल कम है, तो वो पिक्चर क्या सिग्निफाई करती है, चाहे सेम टाइम फ्रेम पे ही जोन क्यों ना हो। सेम टाइम फ्रेम मतलब अगर मान लो मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कोई जोन, और डेली टाइम फ्रेम पे ही एक जोन के अंदर बेस कैंडल कम है और एक जोन के अंदर बेस कैंडल ज्यादा है, तो उन दोनों जोन में कौन सा जोन पावरफुल होगा, उस चीज को समझते हैं। अब टाइम को बचाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने पहले ही पिक्चर बना रखी है। दोनों के दोनों जोन ड्रॉप बेस रैली है, यानी कि डीबीआर जोन है, और दोनों जोन में टाइम फ्रेम सेम है, डेली का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जो पिक्चर ए है, नाम दे देते हैं पिक्चर ए और पिक्चर बी। आप लोग मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में कौन सा जोन पावरफुल है। मैं 2 मिनट का 2 मिनट का तो नहीं, लेकिन 30 सेकंड का पोज लेता हूँ। आप लोग अपना आंसर सोचो दिमाग में, फिर जो मैं आपको आंसर बताऊंगा उससे रिलेट करना कि आप लोग ठीक सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे। देखिए मेरे अकॉर्डिंग आंसर है, जिस जोन के अंदर बेस कैंडल कम होंगी वो जोन पावरफुल होगा। अब किसी किसी बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेस कैंडल क्या डिनोट करती है। बेस कैंडल डिनोट करती है बायर और सेलर की फाइट। तो किसी जोन के अंदर मान लो बेस कैंडल ज्यादा है, जैसे पिक्चर बी में हमारे पास 5 बेस कैंडल है, तो हर एक बेस कैंडल में फाइट हुई और हर एक बेस कैंडल में फाइट पेंडिंग ऑर्डर होंगे। तो 5 बेस कैंडल के सभी पेंडिंग ऑर्डर को मिला के, तो इस लॉजिक से तो यहाँ इस पिक्चर बी में ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता, इसको थोड़ा लॉजिकल समझते हैं, लॉजिकली कि कैसे मिनिमम बेस कैंडल वाला जोन अच्छा होता है या स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए मान के चलते हैं कि बायर पावर में थे। पावर में क्यों थे? क्योंकि हमारे पास एक ड्रॉप है। बायर्स सेलर के सामने यहाँ वीक थे, यानी कि बोल सकते हैं कि बाइंग ऑर्डर कम थे सेलिंग ऑर्डर के मुकाबले, तभी प्राइस डाउन आई। और नेक्स्ट डे क्या हुआ? बायर सेलर की फाइट हुई, और फाइट के नेक्स्ट डे जो रिजल्ट है वो बायर के फेवर में है। यानी कि बोल सकते हैं इस ग्रीन कैंडल के अंदर जो भी एग्रेसिव बाइंग हुई है, उस एग्रेसिव बाइंग का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ये बेस कैंडल है। और इस बेस कैंडल ने एक ही दिन लिया है रिजल्ट डिक्लेयर होने में या डिक्लेयर करने में। यानी कि इसको ऐसे समझे कि दो रेसलर हैं और दो रेसलर के बीच में फाइट हुई और फाइट का रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाए या क्विक मिल जाए, तो जो रेसलर जीता है वो कहीं ना कहीं पावरफुल होगा दूसरे के कंपैरिजन में, तभी तो उसने कम टाइम लिया जीतने के अंदर। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू कि अगर पिक्चर बी में बेस कैंडल अगर 5 डेज तक रेगुलर बनी है, यानी कि दोनों प्लेयर यानी बायर और सेलर स्ट्रॉन्ग है, तभी तो रिजल्ट नहीं निकल पा रहा ना। अब मान लो दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं जाके बायर के फेवर में रिजल्ट आ तो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस यहाँ से डाउन आए, तो अब क्या गारंटी कि जो बायर जीते थे वो पावरफुल हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बायर सेलर की फाइट हुई है पिक्चर बी में, दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग थे, तभी तो रिजल्ट आने में इतना टाइम लगा। वहीं पिक्चर ए में बायर और सेलर जो फाइट हुई है, उसमें बायर इतने पावरफुल थे कि सेलर उनके सामने टिक ही नहीं पाए और क्विक रिजल्ट निकला। तो इस लॉजिक से पिक्चर ए हमेशा पावरफुल होगी पिक्चर बी के कंपैरिजन में। तो यहाँ से रूल ये बनता है, जिस जोन के अंदर बेस कैंडल मिनिमम होंगी वो जोन पावरफुल होगा हमेशा जिस जोन के अंदर बेस कैंडल ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। अब देखिए ये पिक्चर डेली टाइम फ्रेम पे हो या डेली टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे हो या किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, रूल यही है। एक जोन की क्वालिटी आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमारे पास दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर जो लेग आउट कैंडल है, उसमें जितना ज्यादा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में डिफरेंस होगा वो जोन उतना ही पावरफुल होगा। और दूसरा पैरामीटर है जिस जोन के अंदर
मिनिमम बेस कैंडल होंगी वो जोन उतना ही पोटेंशियल वाला होगा, क्योंकि वहां पर बायर सेलर की जो फाइट हुई है उसके अंदर इतना टाइम नहीं लगा। यानी कि जो हमारे बायर थे, और सप्लाई जोन के केस में हमारे जो सेलर थे, वो इतने पोटेंशियल थे कि अपोजिट साइड प्लेयर उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी सेम लॉजिक है। मान के चलते हैं ये 15 मिनट का जोन है, तो 15 मिनट के जोन में 15 मिनट में प्राइस डाउन आया, यानी कि सेलर विन विन सिचुएशन में है। ये 15 मिनट की बेस कैंडल क्या दिखा रही है कि 15 मिनट तक फाइट चली और उसके बाद क्विक रिजल्ट। और इस जोन में क्या है, 15 मिनट पे 5 बेस कैंडल बनी है, यानी कि 15, हर एक बेस कैंडल को 15 मिनट की अगर लेके चल रहे हैं तो 15 मिनट इस कैंडल में, 15 मिनट इस कैंडल में, 15 मिनट इसके लिए, 50 मिनट इसके लिए और 15 मिनट इसके लिए, यानी कि इतनी देर बाद रिजल्ट निकला है। तो कह सकते हैं ना कि अपोजिट प्लेयर जो था वो भी तो पावरफुल था, तभी तो ये फाइट इतनी लंबी चली ना। तो यहाँ से हमारा एक रूल ये बन गया कि जिस जोन में बेस कैंडल कम होंगी वो जोन पावरफुल होगा। तो हमारे पास किसी जोन की क्वालिटी के लिए दो पैरामीटर हो गए हैं। आपको चार्ट पे हमेशा ये दो पैरामीटर कंसीडर करने ही करने हैं। इनके बगैर जोन की क्वालिटी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जोन आइडेंटिफाई करते टाइम ये दोनों पैरामीटर पर आपका फोकस होना चाहिए। लेग आउट कैंडल हो मैक्सिमम, बैक टू बैक मल्टीपल, और बेस कैंडल जोन के अंदर हो कम, तो वो जोन पावरफुल होगा। तो देखिए चार्ट पे हमने जो मार्किंग की है इस जोन की, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जोन में सिर्फ एक ही बेस कैंडल है, तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जोन पावरफुल है। और अगर इससे ऊपर जो सप्लाई जोन है टॉप पे, अगर उसकी मार्किंग करें तो प्रोक्सिमल लाइन कहाँ जाएगी, सभी बेस कैंडल में जो लोवेस्ट बॉडी है, यानी कि सेकंड बेस कैंडल पे प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे। और डिस्टल लाइन जाएगी, देखिए पैटर्न कौन सा है, रिवर्सल पैटर्न है, तो रिवर्सल पैटर्न में हम लेग इन बेस और लेग आउट तीनों को मार्किंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं एक्सेप्शन के लिए। तो इसमें लेग आउट कैंडल की विक हाई है सभी बेस कैंडल से और लेग इन से, तो डिस्टल लाइन हुई हमारी ये। तो हमारे पास दो डिमांड जोन है। एक बार डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं, नीचे वाला डिमांड जोन और ऊपर वाला डिमांड, सॉरी डिमांड जोन कह रहा हूँ, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2। तो देखिए हमने जो ये मार्किंग सीखी थी प्रीवियस क्लास के अंदर, इसको बोलते हैं बॉडी टू वीक मार्किंग, यानी कि बेस कैंडल की बॉडी पे प्रोक्सिमल लाइन रख के हम मार्किंग करते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा था कि बेस कैंडल के बाद जो एक्साइटिंग कैंडल बनती है उसका इम्बैलेंस का ओरिजिन पॉइंट प्राइस के अंदर बेस कैंडल की रेंज होती है। तो वहां पे हमने कैसे मार्किंग की थी, जो बेस कैंडल की विक है, विक पार्ट को भी कंसीडर करते हुए हमने एक रेंज को समझा था, किस रेंज के अंदर पेंडिंग ऑर्डर है। तो ऊपर वाले जोन में अगर मान लो मैं वही लॉजिक लगाऊं तो या क्या होगा, अगर सेकंड बेस कैंडल की विक पार्ट को और लेग आउट कैंडल के विक पार्ट को कंसीडर करता हूं तो रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसी को थोड़ा और रिफाइन करने के लिए हम बॉडी टू विक मार्किंग करते हैं। तो अब देखिए ये जो मार्किंग का रूल था हमने समझा था, अब लोगों का पहले एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब देखिए एक मार्किंग और होती है, अभी जो हमने मार्किंग सीखी थी उसको बोलते हैं बॉडी टू विक मार्किंग, एक मार्किंग बोलते हैं विक टू विक मार्किंग। उससे क्या मतलब है मेरा, जैसे सप्लाई जोन 1 के अंदर जो बेस कैंडल है, अगर उसकी मैं विक टू विक मार्किंग करना चाहूँ तो सिंपल सा रूल इसके लिए रूल रहेगा कि जो बेस कैंडल की रेंज है प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे उसकी जो लोवेस्ट विक है, इसकी लोवेस्ट विक कौन सी है, ये वाली, और डिस्टल लाइन रहेगी बेस कैंडल की हाईएस्ट विक पे। तो रूल क्या हुआ, अगर विक टू विक मार्किंग कर रहे हैं बेस कैंडल पे
तो प्रोक्सिमल लाइन जाएगी लोअर बेस कैंडल की लोवेस्ट विक पे, और डिस्टल लाइन जाएगी बेस कैंडल की हाईएस्ट विक पे। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप उससे वहां से रेफर कर सकते हो कि विक टू विक मार्किंग में सप्लाई जोन के लिए कैसे मार्किंग करेंगे। अब देखिए, जो ये विक टू विक मार्किंग है, अभी तक हम नॉर्मली ऐसे ही तो मार्क कर रहे थे ना, जैसे पेंट पे समझाऊं आप लोगों को। अगर हम लोग किसी जोन को नॉर्मली मार्क करते हैं तो हम लोग क्या करते थे कि जो जोन की बेस कैंडल है, बेस कैंडल की जो अपर बॉडी है वहां पर हम लोग प्रोक्सिमल लाइन रखते हैं, यानी कि इस जोन के अंदर ये हुई हमारी प्रोक्सिमल लाइन। और डिस्टल लाइन रखते हैं बेस कैंडल की लोवेस्ट विक पे, सभी बेस कैंडल को कंसीडर करते हुए। ये हो गई हमारी डिस्टल लाइन यानी कि पीएल। अब मैं पहले आपको डिमांड जोन के केस में बता देता हूँ कि प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन कैसे रखेंगे विक टू विक मार्किंग कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारी हुई बेस टू सॉरी बॉडी टू विक मार्किंग। अगर इसी के अंदर विक टू विक मार्किंग करनी हो तो हम जो प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे वो बेस कैंडल की हाईएस्ट विक को कंसीडर करते हुए रखेंगे। जैसे कि इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रोक्सिमल लाइन अपनी कंसीडर कर सकता हूँ। तो विक टू विक मार्किंग में पीएल हमारी अपर वाली लाइन हो जाएगी, पीएल यहाँ रख सकते हैं। सप्लाई जोन के केस में मैं आपको चार्ट पे समझा चुका हूँ। तो अब ये विक टू विक मार्किंग हमें करनी कब है, उसके कुछ रूल हैं, उसको समझते हैं। विक टू विक मार्किंग के लिए सबसे पहले तो हमारे पास बेस एरिया है जो जोन का, उसके अंदर मिनिमम बेस कैंडल होनी चाहिए। मिनिमम मतलब एक या दो बेस कैंडल हो, और उस बेस कैंडल की रेंज हमारे पास नैरो होनी चाहिए। नैरो से मेरा मतलब है जो बेस कैंडल का हाई हाई पॉइंट इसमें क्या है ये, और लो ये। तो रेंज क्या होती है, कंप्लीट यही होती है रेंज की। अगर आपको नई नॉलेज है या नहीं पता है, आई बटन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं कि कैंडल की रेंज किसको बोलते हैं, कैसे समझते हैं कैंडल की रेंज। तो हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस है उसी को रेंज बोलते हैं। अगर ये रेंज लो है तो ही हम विक टू विक मार्किंग पे शिफ्ट करेंगे, नहीं तो बॉडी टू विक मार्किंग करेंगे नॉर्मली। अब देखिए, किसी बंदे को अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है ना कि चार्ट पे मैं नॉर्मल मार्किंग करूं या एक्सेप्शनल मार्किंग करूं, बॉडी टू विक मार्किंग करूं या विक टू विक मार्किंग करूं, तो उसके लिए मैंने आपको सारे रूल बता दिए। नॉर्मल मार्किंग और एक्सेप्शनल मार्किंग में आपको चार्ट पे जो मार्किंग मिले, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको नॉर्मल मार्किंग ही ढूंढनी है या एक्सेप्शनल केस ही ढूंढने हैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन के लिए। आपको जो मिले उसमें जो बेस्ट हो वो मार्किंग करो। और बेस कैंडल की रेंज अगर नैरो है तो विक टू विक मार्किंग कंसीडर कर सकते हैं। अगर मल्टीपल बेस कैंडल है तो हम बॉडी टू विक मार्किंग कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ विक टू विक मार्किंग का और बॉडी टू विक मार्किंग का। और जिस जोन के अंदर मिनिमम बेस कैंडल होगी वो जोन पावरफुल होगा। जैसे इसके अंदर हमारे पास बेस कैंडल ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं ना कहीं दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग थे। दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग थे तभी तो एक रिजल्ट निकलने में टाइम लगा ना। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस जोन में आएगी, अब इस जोन की भी मार्किंग करना चाहें तो जैसे हमारे पास 5 बेस कैंडल है, 5 बेस कैंडल के अंदर हाईएस्ट बॉडी किस बेस कैंडल की है, मैं बोल सकता हूँ अगर मार्किंग करूँ इनकी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बेस कैंडल। तो फोर्थ बेस कैंडल की बॉडी हाईएस्ट है तो हाईएस्ट बॉडी पे प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे, सॉरी प्रोक्सिमल लाइन कैंडल पे रखेंगे। और डिस्टल लाइन कहाँ होगी, क्योंकि हम डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं तो बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी पर ही प्रोक्सिमल लाइन जाएगी। और डिस्टल लाइन जाएगी सभी बेस कैंडल में जिसकी लोवेस्ट वीक होगी। तो यहाँ लोवेस्ट किसकी है, फिफ्थ बेस कैंडल की। तो प्रोक्सिमल लाइन हमारी होगी ये। देखिए, इस लॉजिक को ना एक तरीके से और समझ सकते हैं कि हम कब विक टू विक मार्क करें और कब बॉडी टू विक मार्क करें। अगर मैं मेरे जोन के अंदर बेस कैंडल कम ही है, जरूरी नहीं एक ही हो, दो हो, तीन हो, अगर मैं उसकी सभी कैंडल
बेस कैंडल की विक रेंज को अप और हाई रेंज से लेके, यानी कि कैंडल, सभी कैंडल का विक का टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट, उनको कैप्चर करता हूँ। और जो ये डिफरेंस है प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन के बीच में, अगर ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, तो हम लोग विक टू विक मार्क भी कर सकते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ कि विक टू विक मार्किंग कब करनी है और बॉडी टू विक मार्किंग कब करनी है, उसको हम एंट्री और एसएल का जो गैप है ना, उसके लॉजिक से भी समझ सकते हैं। अगर एंट्री एसएल का गैप ज्यादा नहीं है तो वहां विक टू विक भी इंप्लीमेंट कर सकती है। मैं एक अल्टरनेटिव वे बता रहा हूँ आपको मार्किंग करने का, जो पहले बताया वो भी करेक्ट है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के लॉजिक से समझो, रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि रिस्क कितना ले रहे हैं, रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, मार्किंग करते टाइम रिस्क ज्यादा हो रहा है, तो वहां हम बॉडी टू विक शिफ्ट हो सकते हैं। अगर मार्किंग करते टाइम, विक टू विक मार्किंग करते टाइम रिस्क कम है, यानी कि जितने पॉइंट का हम रिस्क ले रहे हैं, जितने प्राइस का रिस्क ले रहे हैं वो कम है, तो वहां हम लोग विक टू विक मार्किंग कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव वे बताया मैंने आपको कि कब बॉडी टू विक, कब विक टू विक। जैसे अगर इस जोन के अंदर मैं इन बेस कैंडल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दूं, तो ये यहाँ होगी, तो मैं सभी बेस कैंडल को अगर विक टू विक कंसीडर करूं, देखिए ये एक बार मैं थोड़ा हाई रेज कर देता हूँ ताकि आप लोग पजल ना हो। अगर सभी बेस कैंडल की रेंज में कंसीडर करूं, तो फोर्थ बेस कैंडल की टॉप विक ये होगी, और फिफ्थ का फिफ्थ बेस कैंडल की बॉटम होगी विक। तो ये हुआ पीएल और डीएल हमारी जोन के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो स्टॉप लॉस की जो रेंज है हमारी, मेरा स्टॉप लॉस की रेंज से मतलब है कि प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन के बीच में जो गैप है वो ज्यादा हो गया ना ऑटोमेटिकली, अगर मैं सभी बेस कैंडल की हाई और लो रेंज को कैप्चर कर रहा हूँ। तो सिंपल रूल है, अगर आरआर के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ बॉडी टू विक पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको दो लॉजिक, विक टू विक मार्किंग कब करनी है और बॉडी टू विक मार्किंग कब करनी है उसके बताए हैं, और एक जोन का पैरामीटर समझाया कि जोन की क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जोन कैसा है। अगर उसके अंदर मिनिमम बेस कैंडल होंगी, स्ट्रॉन्ग लेग आउट कैंडल होंगी, बैक टू बैक जितनी मल्टीपल होंगी वो जोन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए जोन प्ले, ये दो पैरामीटर जानने के बाद भी प्ले कौन सा करना है उसके लिए भी आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आने वाली वीडियो ऐसे ही चलेंगी जिनमें हम लोग ये ऐसे ऐसे लॉजिक एक्सप्लोर करेंगे। उन लॉजिक के बिहाफ पे और कुछ और पैरामीटर होंगे, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, एक आपकी क्लास आएगी उसके अंदर हम समझेंगे कि कब हमें जोन कंसीडर करना है। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल जोन मिल गई, एक जोन ये है तो एक जोन ये है, तो इसमें प्ले कौन सा करें, ये वाला जोन बॉटम वाला या ऊपर वाला, तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो ऐसे नहीं है रैंडमली हमें कहीं भी कोई भी जोन मिल जाए उसको ही प्ले कर लेंगे। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा जो जोन प्ले करना है। ऐसा हो सकता है कि किसी टाइम फ्रेम पे हम ये मार्क करें कि हमारे पास कोई हायर टाइम फ्रेम का जोन है या नहीं है, उससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग ट्रेंड चेक करेंगे, और उससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग अपना एग्जीक्यूशन के लिए एंट्री एस प्लॉट करें। तो मल्टीपल पैरामीटर हमारे फेवर में होने चाहिए, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा जोन प्ले करना है। देखिए अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, या बोल सकते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आप लोगों को ये सारे लॉजिक पहले माइंड में क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उससे पहले आप सोच रहे हो कि 5-5 मिनट पे जाके स्कैल्पिंग करें, या कोई भी जोन कहीं भी मिल जाए उसको उठा के प्ले कर लें, तो आप फिर ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहोगे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। आप सभी लोगों से ना एक क्वेश्चन है, अगर प्राइस इन केस यहाँ से अप मूव देता है और इस जोन से रिएक्ट करता है, तो देखिए जोन टेस्ट कब होगा। टेस्टिंग रूल हमारा क्या था कि प्रोक्सिमल लाइन को हिट करके प्राइस एक मूव दे तो जोन टेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने विक टू विक मार्किंग कर रखी है और किसी बंदे ने यहाँ बॉडी टू विक मार्किंग कर रखी है, और प्राइस टू विक मार्किंग के अकॉर्डिंग इसी प्रोक्सिमल लाइन से मूव दे देता है, तो अब मेरे को बताओ जो बंदा प्रोक्सिमल लाइन को बॉडी टू विक के अकॉर्डिंग प्लॉट कर रखी है,
वो इस जोन को टेस्टेड माने या इस जोन को फ्रेश माने, ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। अगर जो बंदा इंटरेस्टेड होके इन सब चीज़ों को देख रहा है और ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना, तो वो एक बार प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से देख के चीज़ों को समझे और फिर उसके बाद भी जवाब दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फॉलो कर रहा है, उन लोगों के लिए बैक टू बैक जो वीडियोज़ देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को बताओ, क्योंकि टेस्टेड का रूल क्या है? हम यही यही तो समझा ना हम लोगों ने कि प्रोक्सिंग लाइन को हिट करके प्राइस मूव दे दे तो वो जोन टेस्ट हो जाएगा और टेस्टेड जोन को हम लोग दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन बाय मिस्टेक अगर कोई बंदा जोन मार्किंग करते टाइम, चाहे मतलब उसका ध्यान ना जाए या किसी भी कारण से वो बॉडी टू विक कर रखा है जोन मार्क, और किसी बंदे ने वो विक टू विक मार्क कर रखा है, प्राइस विक टू विक मार्किंग के अकॉर्डिंग एक मूव देने के बाद अगेन अगर यहाँ आती है, तो जिस बंदे ने बॉडी टू विक मार्किंग कर रखी है उसको वो जोन प्ले करना चाहिए या नहीं चाहिए, या वो जोन विक टू विक से चलने के बाद टेस्टेड कंसीडर करेंगे या बॉडी टू विक पे अगेन उसको फ्रेश कंसीडर करते हुए हम लोग एंट्री ले सकते हैं। आप लोग, तो आज का टॉपिक इतना ही था। आप लोग प्रैक्टिस करना जोन मार्क करते टाइम, जोन जोन मार्किंग की प्रैक्टिस करना, उसमें देखना कि बेस कैंडल कितनी है, कम है या ज्यादा है, बेस कैंडल की रेंज कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग विक टू विक मार्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आर लॉजिक लगा के आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि विक टू विक मार्किंग करें या बॉडी टू विक मार्किंग करें।